Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in December 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 1 to 2 months and then we'll practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. This is unit number 4, comparative political thought, and within this unit 4 this is chapter number 7 on constitution and constitutionalism. So today we are going to discuss about that what is constitution and philosophy of the idea of constitutionalism. Okay, so constitution क्या होता है? संविधान, a set of rules and principles that explains how a country is governed. संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं? कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल्स, सिद्धांत लिखे होते हैं जो ये बताते हैं कि कैसे किसी कंट्री को गवर्न करना है. ठीक है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें गवर्नमेंट की पावर्स और पीपल के जो अधिकार हैं, पीपल के जो राइट्स हैं, वो दोनों चीज़ें बहुत ही क्लियरली डिफाइन होती हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या पावर है और पीपल के क्या अधिकार हैं. ठीक है, थॉमस पेन जो थे उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिस्क्राइब किया? अ गवर्नमेंट विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ पावर विदाउट राइट. उन्होंने बोला कि अगर कोई गवर्नमेंट है किसी स्टेट में, अगर गवर्नमेंट है और वो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन रूल कर रही है तो एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि एक पावर जो तो मिली है लेकिन कोई अधिकार नहीं है. ठीक, तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट के थ्रू वो क्या समझाना चाहते थे कि constitution is very important and it plays a very vital role in a society. So it means that it limits the power of the government but ensure the rights to the people. गवर्नमेंट, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनी है? पीपल के कंसेंट से बनी है. अगर डेमोक्रेसी है तो सो पीपल के जो राइट्स हैं, पीपल के जो अधिकार हैं, वो जब तक उन्हें नहीं मिलेंगे तब तक गवर्नमेंट जो है वो जो फॉर्म हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वी कैन से दैट नहीं, बिकॉज क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर लोगों को अधिकार मिलेंगे तो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट ज़रूर लगेगा. ठीक है, अब इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ? सो इसका ओरिजिन हम अगर देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से स्टार्ट मीन्स इसका ओरिजिनेट कैसे हुआ? सो मैग्ना कार्टा 1215 में ये एक स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है. फिर उसके बाद जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ 1688 में, और फिर अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1776 एंड 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 1776 में. सो इन सभी रेवोल्यूशंस में जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन या सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई. ठीक है, प्रैक्टिकल शेप, वो तो एक ओरिजिन था. प्रैक्टिकल शेप कब मिला? 17th एंड 18th सेंचुरी में. जॉन लॉक, इन्होंने अपने लिबरल नेचुरल राइट्स के बारे में, जैसे हमने जब जॉन लॉक वाला चैप्टर पढ़ा था तो उनकी जो फिलॉसफी पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे देखा था कि कैसे जॉन लॉक बोले कि दीज आर द नेचुरल लाइफ राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. तो उन्होंने बोला कि ये हमारे नेचुरल अधिकार हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, और जो हर एक नागरिक को मिलना चाहिए. ठीक है, सो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन अगर हम कहें तो इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स अबाउट ड्यूटीज़, पावर्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन अकॉर्डिंग विद बेसिक प्रिंसिपल्स एंड डूज एंड डोंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी. गवर्नमेंट को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बेसिक सिद्धांत है, उस अकॉर्डिंग से इसमें रूल्स और ड्यूटीज़, इवन पावर्स, द राइट्स ऑफ द पीपल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज बीइंग डिस्क्राइब्ड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ये इंश्योर करता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में सिद्धांत, प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं उन्हें फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है. और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो भी सोसाइटी की जैसे चेंज होती है तो उसकी डिमांड्स एंड भी नीड्स भी चेंज होती है वक्त के साथ, तो कॉन्स्टिट्यूशन उन नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. आई होप आपको ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है समझ में आया. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में संविधान है उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं है. ठीक है, सो अगर हम कह सकें तो इसको एक एनालॉजी से डिस्क्राइब किया गया है कि इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ पाइप देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ द वाटर रनिंग थ्रू दैट पाइप. मीन्स सपोज कोई पाइप बनाई गई है, सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम पाइप कह सकते हैं, मतलब जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन पाइप
वाटर फ्लो करने के लिए, कहीं वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सपोज पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पाइप बनाई जाएगी तब तो वाटर फ्लो होगा। तो उसी तरह किसी स्टेट को, किसी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए एक पहले रूल बुक बनाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन वो ये चीज़ को बताता है कि क्या जो रूल्स बने गए हैं, जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, उन्हें फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। ठीक, सो आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझ में आया होगा। आप देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या रूल बुक या जो संविधान होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है कोडिफाइड और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और अनकोडिफाइड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। रिटन मीन्स क्या, जो लिखा होगा, और अनरिटन मतलब जो नहीं लिखा होगा, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं इसको क्या है इसका मीन्स। ठीक है, सो ऑल प्रोविजंस कलेक्टेड, जो कोडिफाइड हम कॉन्स्टिट्यूशन या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो भी प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, वो सब एक डॉक्यूमेंट में कलेक्ट करके कंपाइल किए गए हों, एक ही डॉक्यूमेंट में। ठीक है, बल्कि अनरिटन या अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि इनको रूल्स जो हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो लिखे तो हुए बट एक जगह पे कंपाइल नहीं किए गए हैं। ऑन दैट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कस्टम्स, कन्वेंशंस, जुडिशियल decisions, but they are not compiled in one place. This is the basic difference between codified और uncodified constitution. Codified constitution मतलब कि एक डॉक्यूमेंट में उसको कंपाइल किया गया है। uncodified means what, कि कहीं जो है एक जगह पे कंपाइल नहीं किया गया है। ठीक है, फिर जो कोडिफाइड होता है, अब रिटन है क्योंकि एक जगह पे कलेक्ट करके सारी चीज़ों को, सारे प्रोविजंस को लिखा गया है, तो ये रिजिड भी होता है और स्टेबल भी होता है। लेकिन इसमें क्योंकि ये रिजिड होता है, इसलिए अमेंडमेंट्स मीन्स चेंजेस होने के स्कोप बहुत ही कम होते हैं। और जो अनकोडिफाइड है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, एवर इवॉल्विंग है। पार्लियामेंट की पावर लिमिट की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो अनकोडिफाइड है उसमें, क्योंकि ये कहीं एक जगह पे लिखा नहीं है रूल्स, तो यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो उसके पास ज़्यादा पावर होती है। यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट की पावर भी लिमिटेड है कोडिफाइड में। क्यों लिमिटेड है, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स फॉलोज पॉपुलर सॉवरेनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही सुप्रीम होता है, और पॉपुलर सॉवरेनिटी होती है, पीपल की सॉवरेनिटी होती है। लेकिन अनकोडिफाइड या अनरिटन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी होती है, मीन्स पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर होती है। जुडिशियल पावर इंक्रीज होती है, मीन्स जुडिशियल रिव्यू इज देयर, बट इन अनकोडिफाइड जुडिशियल जो पावर होती है, जुडिशियल रिव्यू है वो लिमिटेड। कोडिफाइड जो है वो फेडरल या क्वाजी फेडरल डिवीज़न होता है, मींस पावर का जो सेपरेशन है बहुत स्ट्रिक्टली होता है कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन में। और अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो बहुत ही यूनिटरी होता है। अब एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यूएस, इंडिया, कनाडा, श्रीलंका, ये सब कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जैसे भारत में संविधान है जिसमें सारे आर्टिकल्स के थ्रू प्रिंसिपल्स लिखे गए हुए हैं। ठीक, सो ये थोड़ा सा आप, और जो अनकोडिफाइड है जैसे कि इजराइल का संविधान या न्यूजीलैंड, यूके, ये लिबरल डेमोक्रेसीज हैं। देन भूटान, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये सारा आपको एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये कोडिफाइड और अनकोडिफाइड के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये रूल ऑफ लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ अ रूल बेस्ड ऑन स्टैट्यूट्स गवर्न्ड बाय अथॉरिटीज़ अपहोल्डिंग बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। ठीक, ये क्या है, लॉ जो है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो लॉ होता है वो सभी से ऊपर होता है। मीन्स कोई भी आर्बिट्रेरी वे में अपने पावर को यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि लॉ जो है, कानून जो है, वो सबसे ऊपर है। वुड्रो विल्सन, कई सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला, इट इज़ हार्डर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन फ्रेम वन। ठीक, वुड्रो विल्सन का ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। जैसे आपको ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किस थिंकर का है। तो इसलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट हैं उनको ज़रूर दिमाग में रखिए। सो वुड्रो विल्सन का स्टेटमेंट क्या था कि उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना जो है वो आसान है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सोसाइटी रन करे, दैट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ हार्डर। ओके, जॉन लॉक ने क्या बोला था, गवर्नमेंट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स। जॉन लॉक का तो हम लोगों ने देखा ही था कि जो नेचुरल राइट्स टू लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी है। एरिस्टोटल ने क्या बोला कि लॉज आर रीजन विदाउट पैशन अगेंस्ट आर्बिट्री
रूल्स, जो आर्बिट्ररी वे में रूल करते हैं उनके अगेंस्ट में लॉज जो होते हैं, वो जो कानून है वो क्या है, एक तरीके से रीज़न बताते हैं कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, क्या गवर्नमेंट की पावर्स हैं, क्या पीपल की और सिटीजन्स के राइट्स हैं। ओके, फिर एल्बर्ट वेन डाइसी, इन्होंने इनकी जो बुक थी, ये देखिए बुक इंपॉर्टेंट है, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1855 में। एल्बर्ट वेन डाइसी को फादर ऑफ रूल ऑफ लॉ भी बोला जाता है। इन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए थे। इन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया, इनका जो पहला प्रिंसिपल था वो नो वन पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। इन्होंने पहला प्रिंसिपल क्या दिया कि जो संविधान है, संविधान के रिगार्डिंग उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए। उसमें बताया कि जब तक कोई किसी कानून को वायलेट नहीं करता है तब तक उसे पनिश नहीं किया जा सकता। अगर आपने किसी कानून को जो रिटन है उसको वायलेट किया है तो यू विल गेट पनिश्ड। फिर ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ये इनका दूसरा सिद्धांत था कि कानून के नज़र के सामने सभी समान हैं। तीसरा इनका नियम क्या था, इनका प्रिंसिपल, राइट्स प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट्स नॉट रूलर्स। जो रूलर्स हैं, जो रूल कर रहे हैं, वो किसी के अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि प्रोटेक्ट कौन करेगा, जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स है, मीन्स जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ओके, सो नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर अ डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ द लॉ, ये मैंने आपको पहले बताया। ओके, सो दिस वॉज द 3 प्रिंसिपल गिवन बाय अल्बर्ट वेन डाइसी। सो आपको अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या देखा, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एंड व्हाट वाज द ओरिजिन, कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है, रूल ऑफ लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है, और अल्बर्ट वेन डाइसी के क्या 3 प्रिंसिपल्स थे। अब हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जैसे 3 ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या मेन 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या वर्क है, फंक्शन है, टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव का टू एग्जीक्यूट देम, एंड जुडिशरी टू प्रोवाइड जस्टिस। तो जस्टिस जो प्रोवाइड कर रहा है, जो न्याय प्रोवाइड कर रहा है जो ऑर्गन, उसको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज जुडिशरी इज द guardian of constitution sorry, judiciary is the guardian of कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। जो रूल ऑफ लॉ है उसको प्रोटेक्टर है, तो इसको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, गवर्नमेंट के अंडर पे वर्क करेगी, तो वो सही तरीके से न्याय नहीं दे पाएगी। सो मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। क्यों जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए? बिकॉज इट इज़ द वेपन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द पीपल। जब पीपल को न्याय नहीं मिलता है अधिक उनको, तो वो जुडिशरी के पास जाते हैं, वो जुडिशरी उनका आखिरी हथियार होता है जो उन्हें न्याय दिला पाता है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने की इनकी बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें कि उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स को बारे में बताया, और उन्होंने बोला कि जुडिशरी को फ्री होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट था 1700 में, उसमें भी ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है वो ब्रिटिश की जुडिशरी को फ्री करने के लिए ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश, मैंने आपको बताया यूके में जो है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ज़्यादा है, तो इसलिए फिर ज़रूरत पड़ी कि पार्लियामेंट जो है वो अपने पावर्स को मिसयूज़ ना करे, इसलिए जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट अगर रहेगी तो वो क्रॉस चेक कर सकती है, चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए। ओके, फिर यूएस और इंडिया में भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, दैट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और इंडिया में जो है ये चीज़ कैसे आई, एसपी गुप्ता केस जो था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इम्पोर्टेंट बताया। एसपी गुप्ता केस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। ये किस केस से हमें ये टर्म मिला, मरबरी एंड मेडिसन 1803 इन यूएस, जिसमें कि जुडिशरी की पावर को जो है डिस्क्राइब किया गया और बोला गया कि जुडिशरी की पावर होती है, उसके पास ये इतना अधिकार है कि वो किसी भी लॉ को या किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन को, एनी लॉ या एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक कर सके।
कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने का मीन्स कि क्या अगर कोई जो नया कानून बना है किसी स्टेट में या किसकी कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन हुआ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज़ व्हाट जुडिशरी जो है इस चीज़ को एग्जामिन कर सकती है और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू। ओके, फिर एक और टर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज़ PIL। ये क्या है, देखिए PIL और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, दिस इज ट्रेडिशनली जो हमारी जुडिशरी थी वो किन चीज़ों को रूल कर सकती थी, जो है जुडिशरी क्या चीज़ फॉलो करती थी, लोकल स्टैंडाई को फॉलो करती थी। लोकस स्टैंडी मीन्स व्हाट, कि सिर्फ और सिर्फ जिस पर्सन को न्याय चाहिए वो पर्सन ही कोर्ट जा सकता है न्याय पाने के लिए, और वो खुद अपनी जो है प्रॉब्लम को वहाँ पे जुडिशरी के सामने रखे। लेकिन तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल स्टैंडी। दैट मीन्स ओनली एग्रीव्ड पर्सन हिमसेल्फ कैन कम टू द डोर्स ऑफ द कोर्ट सीकिंग जस्टिस। लेकिन PIL का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये कॉन्सेप्ट अमेरिका में 19th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ और फिर इंडिया में भी इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया किसने, जस्टिस PN भगवती। इन्होंने जो है PIL के कॉन्सेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। और ये PIL मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स क्या होता है कि अब जो पहले क्या था, जैसे हमारी जुडिशरी किस चीज़ को फॉलो करती थी कि जिसके साथ कोई प्रॉब्लम है, जिसको न्याय चाहिए, वो डायरेक्ट कोर्ट में आके अपने केस को रजिस्टर करे। लेकिन अब क्या है कि anyone कैन अप्रोच कोर्ट फॉर पब्लिक इश्यूज़। अब कोई भी जो है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर कोई इशू है और वो भी पब्लिक इशू है, जैसे कि पॉल्यूशन, करप्शन एक्सेट्रा, कोई वीमेन से रिलेटेड। सो अब कोई भी इंसान जो है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है किसी भी पब्लिक इश्यूज़ के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड PIL। और अब तो बहुत सारी PIL जो है ऑलरेडी कितनी सारी PIL होती रहती हैं ऑल टाइम, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नाउ एक दो चीज़ें और आती हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को समझिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, इनको समझना ज़रूरी है। बस थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है कि इन दोनों में। Procedure established by law means if law is passed correctly by parliament it is valid even if it is unfair। means कि अगर मान लीजिए कोई कानून बना और उसको जो है पार्लियामेंट ने सही प्रोसेस से उसको पास भी कर दिया, मतलब पास करने के लिए उस कानून को, उसको एक्ट बनाने के लिए अगर प्रोसीजर सही पार्लियामेंट ने चूज़ किया है तो वो चीज़ उसको फेयर उसको वैलिड माना जाएगा। क्यों वैलिड माना जाएगा, भले क्योंकि उसने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसेस थे, मेथड थे, उस चीज़ को फॉलो किया, भले ही लॉ क्यों ना कहीं अनफेयर हो। दैट इज़ व्हाट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये भी यूएसए में कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या था कि प्रोसीजर को तो चेक करा ही जाएगा कि आपका प्रोसीजर आपने जो फॉलो किया है उस लॉ को पास करने के लिए वो सही है कि नहीं सही। उसके साथ साथ ये भी चेक किया जाएगा कि जो लॉ आपने पास किया है वो कितना फेयर है, ठीक है। तो आप, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मीन्स कि सिर्फ प्रोसीजर को चेक कर रहे हैं कि जो लॉ बनाया गया है, सपोज कोई न्यू लॉ या न्यू कोई कानून बना है तो उस कानून को पास करने के लिए जो प्रोसीजर अपनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, वो वैलिड हैं कि नहीं है। तो बस सिर्फ इस चीज़ को देखा जा रहा है, इस चीज़ को नहीं चेक किया जा रहा है कि जो लॉ पास हो रहा है वो लॉ एक्चुअल में फेयर है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है कि सिर्फ प्रोसीजर ही नहीं चेक किए जाएंगे कि उस लॉ को पास करने के लिए जो प्रोसीजर यूज़ किए गए हैं वो वैलिड हैं या नहीं, इसके साथ साथ लॉ को भी चेक किया जाएगा कि जो लॉ पास किया गया है वो फेयर है कि नहीं है। आई होप आपको अब डिफरेंस क्लियर हो गया होगा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। अब हम कुछ फीचर्स ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जैसे कि अमेरिका में क्या है, अमेरिका इज़ अ लिबरल डेमोक्रेसी, वहाँ पे लिबरल कंट्री है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के क्या फीचर्स हैं इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात, लिबरल स्टेट किस चीज़ पे बेस्ड होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड लिमिटेड स्टेट। इंडिविजुअलिटी को बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस देता है लिबरल स्टेट, इंडिविजुअल लिबर्टी इसका मूल सिद्धांत है, और गवर्नमेंट कैसी होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, सो अब क्या इसके फीचर्स हैं, इसको चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले नो एब्सोल्यूटिज्म, कोई एब्सोल्यूटिज्म मीन्स नहीं होगी, टोटलिटेरियन नहीं होगा। इंडिविजुअल को लिबर्टी मिलेगी, सिटीजन्स जो हैं वो अपने राइट्स को एंजॉय कर सकेंगे, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। पावर जो है वो सेपरेट रहेगी, मीन्स जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सो ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं इनकी पावर सेपरेट रहेंगी, और उसमें चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम रहेगा, मीन्स हर एक ऑर्गन एक दूसरे को चेक करेगी। तो दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। ये सब किस चीज़ के फीचर्स हैं, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन के, जो स्टेट लिबरल है और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है उसमें। फिर मार्केट इकोनॉमी जो है वो कैसी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता हो और साथ ही साथ इकोनॉमिक ऑर्डर हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के साथ। इकोनॉमी में ग्रोथ तो हो लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी हो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ताकि पावर का मिसयूज़ को जो है वो उसको रोका जा सके। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्रीडम एंड सिविल सोसाइटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। अब कुछ इमरजेंसी पावर्स, देखिए हमने ये तो पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक रूल बुक है, किसी भी सोसाइटी को कैसे, किसी भी स्टेट को कैसे गवर्न करना है उस चीज़ के लिए एक रूल बुक है। ठीक है, जिसमें बेस और सारे लॉज, कानून, प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ये चीज़ को इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। फिर हम लोगों ने देखा कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। ओके, फिर हमने ये देखा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, रूल ऑफ लॉ देखा, ये एल्बर्ट वेन डाइसी का प्रिंसिपल्स देखे। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल इंडिपेंडेंस होना क्यों इम्पोर्टेंट है, और जुडिशियल रिव्यू क्या है, PIL क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी। फिर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फीचर्स देखे। तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को तो देखा और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को देखा, बट कुछ इमरजेंसी पावर्स जो दे दिए जाते हैं गवर्नमेंट को, जहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं भी फॉलो करता है, वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए चैलेंज है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मैंने आपको क्या बताया कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि ये इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए क्या चैलेंजेस हैं, वो है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर क्या होता है, देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं जो गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं। अब वो गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं वो कब दी जाती हैं, क्राइसिस के टाइम पे, जब कोई वॉर हो रहा है या कोई रिबेलियन हो गया या कोई फाइनेंशियल कोलैप्स हो गया, फाइनेंशियली जैसे इकोनॉमिक सो कोई फाइनेंशियल कोलैप्स हो गया, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं इमरजेंसी पावर्स। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी क्यों जाती हैं गवर्नमेंट को, ताकि स्टेबिलिटी, यूनिटी और सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उसको उस टाइम पे, क्योंकि वॉर के या क्राइसिस के टाइम पे एक अथॉरिटी को पावर देना ज़रूरी है जो कि डिसीजन ले सके और स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, यूनिटी और सॉवरेनिटी को मेंटेन कर सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो इमरजेंसी पावर्स हैं वो उनको मिसयूज़ भी किया जाता है बाय द गवर्नमेंट टू सप्रेस डेमोक्रेसी। फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत ही फेमस 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, सो वहाँ पे क्या था कि राइट्स को बिल्कुल सस्पेंड कर दिया गया था। राइट्स जो थे, लोगों के अधिकार को बिल्कुल उस टाइम पे इंटरटेन ही नहीं किया जा रहा था। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि डार्क चैप्टर इन डेमोक्रेसी। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जैसे US वगैरह हैं, वहाँ पे जो ये इमरजेंसी प्रोविजंस है बहुत ही लिमिटेड हैं, ताकि उसका मिसयूज़ ना किया जा सके। ओके, सो अब चैलेंजेस तो यही हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए कि जो इमरजेंसी पावर्स हैं वो प्रोटेक्ट तो कर सकती हैं स्टेट को, लेकिन कहीं ना कहीं कभी अगर उसका भी मिसयूज़ हुआ जाए, इन इमरजेंसी पावर्स को मिसयूज़ किया जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हार्म करेगा। ये मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट एंड पीपल्स राइट्स। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए क्या चैलेंजेस हैं। ये जो इमरजेंसी पावर दे दी जाती हैं गवर्नमेंट को ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस,
तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो, राइट्स जो लोगों के अधिकार हैं उनको भी उस टाइम के लिए छीन लिया जाता है। तो ये एक तरीके से इमरजेंसी जो पावर्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए चैलेंज है। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। सो फेडरल जो गवर्नमेंट है इसमें क्या होता है कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड होती है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में जो पावर है सेंटर के पास ही कंसंट्रेट होती है। ठीक है, सो पावर एक ही जगह पे होती है, दैट इज सेंटर। फेडरल गवर्नमेंट में क्लियर हायरार्की होता है इंस्टीट्यूशन का, ताकि पावर्स को एफिशिएंटली डिवल्यूट किया जा सके, मींस पावर को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि सारी पावर तो सेंटर के पास होती है। अब फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि स्टेट के ऊपर भी पावर्स भी होती हैं स्टेट के पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूइंग बॉडीज़ होती है उनके पास जिम्मेदारियां तो होती है लेकिन कोई पावर नहीं होती है। ठीक है, फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है ये वर्टिकल बैलेंस ऑफ पावर है, यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो ह्यूज इम्बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि पावर का कोई क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड पावर नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो पावर है बहुत ही इम्बैलेंस है। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट में क्या होता है कि किसी भी चीज़ में डिसीजन लेने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो कई जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स कई हायरार्कीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए किसी भी चीज़ पे अगर डिसीजन लेना है तो वो टाइम टेकिंग होता है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ये टाइमली डिसीजंस पॉसिबल होते हैं बिकॉज पावर इज कंसंट्रेटेड इन वन सेंटर। ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जैसे यूएस, कनाडा, ब्राज़ील। इंडिया क्यों नहीं एग्जाम्पल है? क्योंकि इंडिया क्वाजी फेडरल का स्टेट है। ओके, एंड यूनिटरी गवर्नमेंट जो है जैसे यूके, आयरलैंड, जापान एक्सेट्रा। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू so much for watching. Please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. So keep supporting.